जय हिंद दोस्तों, मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए हम समझते हैं इस वीडियो में कोठारी कमीशन को। कोठारी कमीशन के बारे में कभी कभी सीटेट में सवाल पूछ लिया जाता है। दोस्तों कोठारी कमीशन, जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं, सन 1964 ईस्वी को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की सदारत में एक आयोग का गठन हुआ। एक कमीशन की तश्कील हुई स्कूल की तालीमी सिस्टम को एक नई शक्ल और नई तरतीब देने के मकसद से, स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से 1964 ईस्वी को डॉक्टर दौलत सिंह राठौर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनी। वो कमीशन 2 साल तक शिक्षा प्रणाली में गहन समीक्षा के बाद, यानी तालीमी निज़ाम में मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद, वो कमीशन 29 जून 1966 को भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में उसने कुछ सिफारिशात दी, कुछ रिकमेंडेशन किया, कुछ अनुशंसाएं दी थी, जिसमें से एक सहलिसानी फार्मूला यानी त्रिभाषाई सूत्र भी था। सहलिसानी फार्मूला, सह के माना 3 होता है, लिसान के माना ज़बान होता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था, जिसमें उसने बताया था कि हमें बच्चों को मरहलेदार चरणबद्ध तरीके से 3 ज़बान की तालीम देनी है। हमें बच्चों को 3 भाषा की शिक्षा देनी है। उसमें पहली ज़बान होगी, दूसरी ज़बान होगी और तीसरी ज़बान होगी। दोस्तों आगे हम सहलिसानी फार्मूला को समझते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हमने सहलिसानी फार्मूला त्रिभाषाई सूत्र को एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इस चार्ट को एक बार गौर से देखने के बाद इसको समझ जाएंगे। दोस्तों सहलिसानी फार्मूला में कोठारी आयोग ने जो बातें कही थी, उसने कहा था कि अगर आपका बच्चा 1 to 5 में है, यानी अगर आपका बच्चा छोटा है, और वो बच्चा 1 to 5 में है, तो उनको केवल एक ज़बान पढ़ानी है, पहली ज़बान ही पढ़ानी है। और पहली ज़बान के तौर पर उनको मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान में तालीम देनी है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उनको केवल एक भाषा पढ़ाना है, सिर्फ एक ज़बान की तालीम देनी है, और वो तालीम मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान में होगी। उसके अलावा उस बच्चे को और दूसरी ज़बान की तालीम नहीं देनी है। फिर जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बढ़ता है, और जब वो बच्चा 6 to 8 क्लास में पहुंचता है, तो उनको एक और ज़बान पढ़ानी है। मादरी या इलाकी ज़बान तो वो पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा दूसरी ज़बान के तौर पर उसको एक और लैंग्वेज पढ़ाना है। ध्यान ये रखना है कि अगर वो बच्चा हिंदी रियासत से है, हिंदी रियासत के माना वो स्टेट, वो राज्य जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी रियासत जैसे अगर हम बात करें तो बिहार, यूपी, दिल्ली, इस सब में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। अगर ये सब राज्य के बच्चे हैं तो उनको या तो हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों में से कोई एक ज़बान पढ़ा दी जाए, या तो फिर अंग्रेज़ी पढ़ा दी जाए दूसरी ज़बान के तौर पे। और अगर वो बच्चा गैर हिंदी रियासत है, यानी जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती है, जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ हिंदी बोली और समझी उतनी नहीं जाती है, तो वहाँ का अगर बच्चा है तो दूसरी ज़बान के तौर पे उनको अंग्रेज़ी या हिंदी में से कोई एक ज़बान पढ़ा दी जाए। उसके बाद जब आपका बच्चा और थोड़ा बढ़ेगा, जब वो बच्चा थोड़ा ऊपर क्लास में जाएगा, 9th और 10th में वो बच्चा पहुंच जाएगा, तो वो बच्चा मादरी ज़बान तो पढ़वे करेगा या इलाकाई ज़बान तो पढ़ेगा ही, दूसरी ज़बान भी वो पढ़ेंगे ही, लेकिन उस बच्चा को एक तीसरी ज़बान के तौर पे एक और भाषा देना है और एक भाषा की तालीम उसको देनी है। फिर वही बात ध्यान में रखनी होगी, अगर हिंदी रियासत का बच्चा है तो उसको अंग्रेज़ी पढ़ा दीजिए या जदीद लैंग्वेज में से कोई एक ज़बान पढ़ा दी जाइए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि जदीद ज़बानों में से उन ज़बानों को पढ़ना है जो ज़बान यहाँ पे नहीं लिया है, जो ज़बान यहाँ पे नहीं लिया है। अगर कोई भाषा दूसरी ज़बान के तौर पे अगर ले लिया है तो उसको यहाँ वो भाषा नहीं पढ़ना है, उस ज़बान की तालीम उसको नहीं देना है। उसके बाद अगर गैर हिंदी रियासत है तो उसको क्या कीजिए, अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ा दीजिए या जदीद ज़बानों में से कोई एक ज़बान पढ़ा दी जाए। दोस्तों सहलिसानी फार्मूला का
एक शक्ल अगर हम अपना बिहार में देखना चाहें, से लिसानी फार्मूला का एक रूप अगर हम अपना बिहार में देखें तो बिहार में देखिए, अगर आपका बच्चा 1 to 5 में पढ़ता है, अगर आपका बच्चा छोटा है और 1 to 5 क्लास में है, और अगर वो बच्चा मुस्लिम है तो उसको पहली ज़बान के तौर पे उर्दू पढ़ाई जाती है, और अगर वो बच्चा नन मुस्लिम है तो पहली ज़बान के तौर पे उस बच्चे को हिंदी पढ़ाई जाती है। फिर जब आपका बच्चा 6 to 8 क्लास में आ जाता है तो यहाँ उनका एक ज़बान और बढ़ जाती है। अगर मुस्लिम बच्चा है तो कौमी ज़बान यानी राष्ट्रीय भाषा उसको पढ़ना पड़ता है, राष्ट्रीय भाषा के तौर पे एक हिंदी पढ़ना पड़ता है उसको। और अगर नन मुस्लिम का बच्चा है तो वहाँ दूसरी ज़बान के तौर पे उसको संस्कृत पढ़ाई जाती है। अब 6 to 8 क्लास में जो भी बच्चे आपके पढ़ते होंगे वहाँ एक भाषा और बढ़ जाता है। फिर जब आपका बच्चा 9th और 10th में चला जाता है तो 9th और 10th में जाने के बाद आपके बच्चे को तीसरी ज़बान के तौर पे अंग्रेज़ी कंपलसरी के रूप में पढ़ाया जाता है। भले ये अंग्रेज़ी का नंबर मैट्रिक के मार्कशीट में कुल नंबरों में नहीं जुड़ता होगा, लेकिन 9th और 10th में अंग्रेज़ी तीसरी ज़बान के रूप में कंपलसरी के तौर पे बिहार में पढ़ाया जाता है। पहली ज़बान के तौर पे हिंदी और उर्दू पढ़ लिए यहाँ पे, दूसरी ज़बान के तौर पे अगर मुस्लिम है तो राष्ट्रीय भाषा यानी कौमी ज़बान हिंदी पढ़ लिए, अगर नन मुस्लिम है तो संस्कृत पढ़ लिए। और जब आपका बच्चा 9th और 10th में पहुँच गया तो तीसरी ज़बान के तौर पर उनको कंपलसरी अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ता है। ये अलग बात है कि अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी हमारे भारत की दूसरी सरकारी ज़बान है, मुआविन सरकारी ज़बान है, जिसको देखते हुए बिहार में 1 to 5 में भी बच्चा अंग्रेज़ी पढ़ता है, 6 to 8 में भी पढ़ता है, और 9th 10th में तो उसको कंपलसरी के तौर पे अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता है। ये हमारे अपनी बिहार की बात है।